हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। अगर इससे पहले आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उसको ज़रूर देखें ताकि ये वाला लेक्चर आपको इजीली समझ में आ जाए। अब तक हमने बात कर लिया था अमल और सार के बारे में बेसिक जानकारी, सूचक क्या होते हैं और आप लिटमस की सहायता से अमल और सार का परीक्षण कैसे करेंगे। आज हम करने वाले हैं सार और अमल की धातुओं से क्रिया किस प्रकार से होती है। तो याद रखिएगा, धातुओं की क्रिया अपन करवाएंगे अमल और सारों से। ठीक है, क्या सभी धातु सभी अम्लों से अभिक्रिया करती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले आती है कि धातुएं हमेशा अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या ऐसे भी कोई पूछ सकता है कि बताइए कि धातुएं जब अम्ल से रिएक्शन करती हैं या अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस देता है? तो हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, और साथ साथ में धातु और उसके यौगिक बनाता है जिसे हम लवण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा हमारा अम्ल और ये धातु, ये रिएक्शन करके बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एक धातु है और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल ये एक एसिड है। ये रिएक्शन करके मैग्नीशियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस इसने रिलीज कर दी। ये जी का मतलब हो गया गैस रिलीज कर दी। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने एक क्वेश्चन दिया है, क्या ये सभी धातु सभी अम्लों से क्रिया करती है? तो इसका आंसर है नहीं। केवल और केवल सक्रिय धातुएं ही हाइड्रोजन वो देती है, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है ना, केवल सक्रिय धातुएं ही हैं जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। और ऐसे अम्ल जिनके फॉर्मूले में आपको H2 मिले, जिनका फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अभी H2SO4, तो क्योंकि यहाँ पे इस H2SO4 अम्ल में हाइड्रोजन के अणु हैं तभी ये हाइड्रोजन गैस दे सकती है। ठीक है, अब बात आती है क्या सभी सार धातुओं से अभिक्रिया करती है? तो याद रखिएगा, सभी नहीं करती, केवल कुछ धातुएं हैं और कुछ एक सार हैं जो क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है और लवण बनाती है, जैसे जिंक हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। ये दो ऐसी धातुएं जो सारों से क्रिया कर सकती है। कई बार ये रिएक्शन पूछी जाती है कि सार के, देखिए अम्लों के साथ तो धातुओं की बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, लेकिन सार के साथ सभी धातुएं रिएक्शन नहीं करती और ना ही सभी सार धातुओं से रिएक्शन करते हैं। केवल कुछ स्पेशल मेटल्स हैं जो स्पेशल बेस से ही रिएक्शन करती हैं, हर किसी बेस से रिएक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक है जिंक, ये मेटल ये रिएक्ट करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड से और ये बनाएगी सोडियम जिंकेट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा Na2ZnO2 ये है सोडियम जिंकेट, लेकिन याद रखिएगा ये सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। तो आपको कोई भी स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि अगर आप A1 कोचिंग क्लासेस से ऑनलाइन ट्यूशन ले रहे हो तो बताओ कि सभी धातुओं के साथ सारों की क्रिया होती है, तो आपको स्पेशल तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, और ये हमें दे रखा है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती। तो क्या आप बता सकते हो कि कौन सी गैस है वो निकलती? ठीक है ना, बहुत इजी है, आपके साथ आप इजीली बता सकते हो। बताइए, अभी मैंने जस्ट आपको ये कहा भी है कौन सी गैस निकलती है। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस निकलती। और एक उदाहरण द्वारा इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था कि हमने मैग्नीशियम लिया था, अब की बार जिंक ले लेते हैं। जिंक धातु के अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, तो यहाँ पे अच्छी बात है, ये जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज होगी। ठीक है, अब इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे? तो इसकी उपस्थिति की जांच के लिए हमें साबुन के विलयन में इस गैस को प्रवाहित करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इससे क्या बनेंगे? बुलबुले। आपने गैस इकट्ठा की, फिर इस गैस को हमने साबुन के विलयन में डाल दिया जिससे बुलबुले बने, और इस बुलबुले के पास में जब हम जलती हुई मोमबत्ती ले आते हैं तो ये नीली ज्वाला के साथ में पट पट की आवाज़ के साथ में, यानी पपिंग साउंड के साथ में जलती है और बुझ जाती है। तब अपन समझ जाते हैं कि हाँ, ये इसमें हाइड्रोजन जो गैस है वो रिलीज होती। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है,
यही जो अभी मैंने जस्ट ऊपर आपको क्वेश्चन दिया था कि जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो अभी मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल भी ले लिया था आपके सामने, ठीक है, कि जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, यहाँ से देखिए जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद में इस अभिक्रिया का समीकरण, ये मैंने अभी ऊपर आपको समीकरण लिखा, दोबारा यहाँ से एक बार और लिख लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करोगे, तो इस गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, इस गैस की परख नली के पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, जिससे ये फटफट की आवाज़ के साथ में जलेगी। ये जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन था 29, इसी का एक अलग फॉर्म के साथ में मैंने लिखवा दिया आपको 30। इससे आपको होगा क्या कि अगर मान लीजिए सीधा पूछ ले कि भाई जैसा अभी 29 नंबर क्वेश्चन था कि धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस बनाती है, तो आप इजीली बता सकते हो विथ एग्जांपल। और या मान लीजिए कि कभी कभी आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो उसमें एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने उस क्वेश्चन को बता दिया कि एक स्पेशल मेटल जैसे जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, इस गैस की आप पहचान कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मैं सार के बारे में आपको बता रहा था कि ये जिंक धातु है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक सार है। इसकी विलय करने पर, इसकी विलयन से क्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, सही बात है। अब आपको ये भी पूछ सकता है क्यों निकलेगी, तो याद रखिएगा सोडियम जिंकेट बनाएगी, ये रिएक्शन होती है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसका समीकरण लिखिए, तो मैंने आपको यहाँ पे समीकरण सिर्फ पूछे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऊपर। या फिर इसी सवाल को बदल के भी दे सकता है, और वो किस प्रकार से देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया करने से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए और अभिक्रिया का समीकरण भी दीजिए। यानी ये 31 नंबर क्वेश्चन को 2 टाइप से पूछ सकता है, तो दोनों टाइप के जो संभावित क्वेश्चन थे वो मैंने लिख दिए। इक्वेशन तो अब यही रहेगी, ठीक है, और निकलने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये पता रहोगे कि सवाल किस टाइप का पूछा जा सकता है, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर ले हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये आपके बेस को मजबूत करेगा। जैसे धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, 2 उदाहरण दीजिए। यानी धातुओं के जो ऑक्साइड हैं उनकी प्रकृति कैसी होगी, तो याद रखिएगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है। यानी जो धातु ऑक्साइड बनेंगे वो हमेशा नेचर में एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। धातु ऑक्साइड धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में जो धातु ऑक्साइड बनेंगे वो प्रकृति में अम्ल जैसा व्यवहार करेंगे या क्षार जैसा व्यवहार करेंगे। तो याद रखिएगा धातु ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, एक लाइन लगेगी, लिख लीजिएगा। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर मैं आगे आऊँगा और विथ एग्जाम्पल इसको प्रूव करूँगा कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय ही क्यों होती है, ठीक है ना। हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगला है धात्विक ऑक्साइड की। देखिए यही सवाल मैंने दोबारा पूछ लिया आपको, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय, इनकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा, उदाहरण सहित समझाइए। यानी आपको अगर एमसीक्यू में पूछे कि धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती। अब मैंने आपको अगला क्वेश्चन दे दिया इसी टाइप का कि भाई धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय, इसकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा। तो जैसा भी मैंने बताया धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय, इनकी अम्लों से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा। तो याद रखिएगा आगे जब आएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण और जल, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब होगी तो उसे कहते हैं जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते, ठीक है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक ही बात ध्यान रखनी है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ से तो ये हमने अम्ल ले लिया और यहाँ से लवण और यहाँ पे जल भी बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अम्ल के साथ में जब क्षार होए तभी तो ये सब चीज़ें बनेंगी, लेकिन यहाँ क्षार नहीं है, यहाँ धातु ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे धातु ऑक्साइड एक
सार की तरह रिएक्शन कर रहा है, यानी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, सारी होगी। दोबारा समझा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक बार समझने की बात है। देखिए, हम जानते हैं कि अम्ल और सार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है सर, बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, अम्ल प्लस सार। अब यहाँ पे देखिए जल है, यहाँ पे लवण है, यहाँ पे अम्ल भी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सार होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सार नहीं है। यहाँ सार नहीं है, फिर भी सार के जैसी रिएक्शन करवा रहा है, यानी धातु ऑक्साइड, ये जो है आपका कॉपर ऑक्साइड, ये एक टाइप का सारीय प्रकृति का है। इसके जो गुण धर्म है वो किस टाइप के हैं, सारीय प्रकृति के हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारीय ही क्यों होती है, क्योंकि ये अम्ल से रिएक्शन करके सार वाले गुण धर्म दर्शाता है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, सारीय होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इससे आगे वाले पार्ट्स भी आप ज़रूर देखिएगा, पूरे चैप्टर का डीप एनालिसिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।